शो में एक बार फिर खुशामदीद। सिर साहब, आप सदर अयूब खान के दौर की बात कर रहे थे कि सुपर्ब रहा, उस दौर की मिसालें इमरान खान साहब तो आज भी देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पाक अमरीका ताल्लुकात को कि हमें धोखेबाज करार दिया गया बाद में? जी हाँ, फिर ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, अलहदगी हो गई, बांग्लादेश बन गया। उस वक्त तवक्को ये था कि अमेरिका हमारी मदद के लिए आएगा, कि ये जो इंडियन इंटरवेंशन जो हुई और तवक्को ये थी कि अमेरिका विल सेव अस, बहरी बेड़ा आएगा कोई। तो उन्होंने एक अपना बहरी बेड़ा भेज दिया बे ऑफ बंगाल में। वो जाके वहाँ खड़ा हो गया, उन्होंने किया कुछ नहीं आपके लिए कोई जहाज़ नहीं उड़े वहाँ से आपको हेल्प करने के लिए, कोई उन्होंने आपको हथियार नहीं दिए उस वक्त। उन्होंने सब कुछ रोक ही दिया, सिर्फ एक जेस्चर कर दिया कि हमने जहाज़ भेज दिया वहाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडियंस बेसिकली टुक ओवर बांग्लादेश एंड वी वर डिफीटेड बिकॉज वहाँ की आवाम हमारे ख़िलाफ़ हो चुकी थी। फिर ये हुआ कि भुट्टो साहब आ गए यहाँ पाकिस्तान में। अब भुट्टो साहब कहते थे कि मैं सोशलिस्ट हूँ, तो सबसे पहला रेड फ्लैग तो अमेरिका को भुट्टो नज़र आया कि ये सोशलिस्ट आ गया यार, ये क्या हुआ? हम तो कैपिटलिस्ट चाहते थे, हम सरमायादारी चाहते हैं वहाँ, ये सोशलिज्म का नारा मार रहा है, ये ना हो कि ये प्रो रशिया हो जाए ये। तो उन्होंने बड़ी कड़ी नज़र से भुट्टो को देखना शुरू कर दिया। भुट्टो साहब ने आते साल नेशनलाइजेशन शुरू कर दी, प्राइवेट सेक्टर का खात्मा करना शुरू कर दिया, ज़मीनें सीज़ कर लीं, और तो इसके साथ तो रेड फ्लैग्स बनने शुरू हो गए कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। मगर सबसे बड़ी बात ये हुई कि 1974 में भुट्टो साहब ने सोचा कि यार 3 कैंप बने हुए हैं यहाँ, एक है प्रो अमेरिकन कैंप, एक है प्रो रशिया कैंप, हम अमेरिकन कैंप में हैं, और अब एक तीसरा कैंप बन गया है, वो नेहरू और सुकार्नो ने और टीटो ने। टीटो यूगोस्लाविया का रूलर था, सुकार्नो इंडोनेशिया का था, नेहरू बंगलादेश का था, और चाइना। इन चारों ने मिलकर एक नॉन अलाइन मूवमेंट लॉन्च कर दिया कि हम किसी कैंप में नहीं हैं। तो हमारा तो जी चाहा भुट्टो का कि हम इस कैंप में जाएं, मगर इंडिया नहीं चाहता था कि आप उस कैंप में आएँ, और आप अमेरिका के बड़े क्लोज थे उस वक्त भी ये सारे सेंटो सीटो शीटो इनमें से चीज़ें चल रही थी, नेटो भी आने वाला था। तो भुट्टो साहब ने सोचा लो जी, मैं एक चौथा कैंप बनाता हूँ। हो कौन सा? कहा जी मैं इस्लामिक कैंप बनाता हूँ। और वो कैसे? कहा जी सारा मुल्क जो इस्लामिक है, इस वक्त 1974 में पहली दफ़ा तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, और ऑयल बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी। और ऑयल जो था उस वक्त ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक में था, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऑयल की वजह से वेल्थ आनी शुरू हो गई वहाँ। भुट्टो साहब ने 2-3 चीज़ें की। पहले तो उन्होंने ये कहा कि पासपोर्ट्स हर पाकिस्तानी को मिलना चाहिए। उससे पहले पासपोर्ट लेने के लिए 2 साल इंतज़ार करनी पड़ती थी। भुट्टो साहब ने पासपोर्ट खोल दिए और कहा जाओ जाके मिडल ईस्ट में जाके काम करो। उनका ख्याल था हमारा एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा इन द मिडल ईस्ट वे द ऑयल इज़, एंड वहाँ से पैसे भी आएंगे पाकिस्तान, हमारे वर्कर्स जाएंगे, और वहाँ भी डिपेंडेंस हो जाएगी पाकिस्तानी वर्कर्स के ऊपर, आई.ई. और पाकिस्तान। इट वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान से लोग पासपोर्ट्स लेके मजदूरी करने के लिए सारे मिडल ईस्ट में पहुंच गए। तो एक तो ये हुआ, मगर साथ साथ उन्होंने सोचा कि अब क्योंकि हमारा एक फुटप्रिंट आ गया है मिडल ईस्ट में, नाउ वी शुड सेट अप अ मुस्लिम ब्लॉक, और वो मुस्लिम ब्लॉक की लीडरशिप पाकिस्तान के पास होनी चाहिए। अच्छा, अब ये कोई मुश्किल काम था बिकॉज पैसा तो सारा सऊदी अरेबिया के पास था, लीडर भी तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का सऊदी अरेबिया था। हालांकि वहाँ भी सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट थी, मगर फिर भी। तो भुट्टो साहब ने कहा कि अब एक ही तरीका है कि मैं न्यूक्लियर वेपन बना लूँ। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा देन वी विल बी द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम ब्लॉक, बिकॉज और कोई मुल्क जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता मुस्लिम ममालिक में से। तो भुट्टो साहब लॉन्च द न्यूक्लियर प्रोग्राम, और A.Q. कादिर साहब को हॉलैंड से बुलाया और कहा शुरू कर जो सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी, यूज़ द यूरेनियम रूट नॉट द प्लूटोनियम रूट। इन द मीन वाइल इंडिया ने प्लूटोनियम रूट करके अपना एक स्माइलिंग बुद्धा का एक टेस्ट भी कर दिया था, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो उसका सहारा लेते हुए भुट्टो साहब ने कहा हमारा भी पीसफुल डेवलपमेंट है प्रोग्राम, और इन्होंने शुरू कर दिया। अब जैसे शुरू किया तो अमेरिका तो पागल हो गया, उन्होंने कहा यार मुसलमानों के पास न्यूक्लियर वेपन, ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये भुट्टो बड़ा गलत आदमी है, सोशलिस्ट भी है, ऊपर से न्यूक्लियर वेपन ये बना रहे हैं पाकिस्तानी, कल को ये एक्सपोर्ट कर देंगे, कल को ये इसराइल के ऊपर न गिरा दें, कल को ये तो पागल लोग हैं।
तो ये भुट्टो को तो फारग करना है, इसको तो नहीं रखना, और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलने नहीं देना। जैसे आज वो ईरान के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा। उस वक्त लेट मिड 70s में उन्होंने ये फैसला किया भुट्टो साहब ने कि हम प्रोग्राम शुरू करना है और कहूटा में, और उधर से अमेरिका ने फैसला किया कि ऐसी दोनों नहीं करने देंगे, एंड धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि एड कट ऑफ कर देंगे, और न्यूक्लियर पार्ट्स अगर आप कहीं से लेंगे तो वो भी कट ऑफ कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सिलसिला जारी था, और अगली इलेक्शन पहुंच गई। भुट्टो साहब ने 1974 में इस्लामिक समिट कर दी लाहौर शहर में, आपको अपने टेक्स्ट बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ गद्दाफ़ी साहब आए, गद्दाफ़ी स्टेडियम को लिए पैसे दिए, गद्दाफ़ी स्टेडियम बन गया क्रिकेट का। शुरू में फंडिंग गद्दाफ़ी साहब की तरफ से भी आई फॉर आर न्यूक्लियर प्रोग्राम, खुफिया तौर पे। बहरहाल अमेरिकन CIA बड़ी एक्टिव थी, तो उन्होंने देख लिया कि ये तो अब काम नहीं रुकता, इसको और कोई तरीका है, भुट्टो की छुट्टी करानी चाहिए। मौका मिल गया उनको जब भुट्टो साहब ने इलेक्शन अनाउंस की, और गलती ये की कि थोड़ी सी रिगिंग कर ली, कि उन्होंने सोचा था कि 2/3 होनी चाहिए मेरे पास। 5 साल तो वो गुजर चुके थे, मगर उन्होंने सोचा कि 5 साल और लेने हैं तो 2/3 होनी चाहिए, बस उस पर रिगिंग कर ली। अमेरिका ने फंडिंग कर दी 2-3 सियासी जमातों की, अब मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, नाराज़ हो जाएंगे मेरे साथ, तो इसलिए आप मेहरबानी करके, वो मजहबी जमातें थी और सेंट्रिस्ट जमातें थी, उनको खिलाया पिलाया, उनके साथ तल्लुकात थे उनके, और उन्होंने एक मूवमेंट भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च कर दिया। और फिर उन्हीं के जो क्लोज थे जनरल ज़ियाउल हक, जिसको भुट्टो साहब ने आर्मी चीफ बनाया था, उन्होंने कू कर दिया, और कू करके भुट्टो साहब को अरेस्ट करके रेजीम टॉपल कर दी, मार्शल लॉ लगा दिया, और फिर भुट्टो साहब को एक्सिक्यूट कर दिया। और उसका सहारा सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस थे, जिनका सहारा लेके उन्होंने भुट्टो साहब को सज़ाए मौत दिलवा दी और उनको फांसी चढ़ा दिया। दैट वॉज दी बिगिनिंग नाउ ऑफ अ न्यू ईरा। अमेरिका का अब इंटरेस्ट पाकिस्तान में पूरा हो गया, उन्होंने कहा जी भुट्टो फारग हो गया, मगर अब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होगा। मगर ज़ियाउल हक भी तो बड़ा चालाक था, उसने सोचा ये कैसे हो सकता है, ठीक है भुट्टो ने गलतियाँ की हैं, मगर मैं बम नहीं बनाऊँगा, मैं बम बनाने के करीब आ जाऊँगा, बम बनाऊँगा नहीं, बम को टेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक टेस्ट ना करे तो बम नहीं है। तैयारी कर लूँगा पूरी, मगर टेस्ट नहीं करूँगा, टेस्ट किया नहीं तो ये अमेरिका मेरे गले पड़ जाएगा। तो प्रोग्राम को जारी रखना चाहिए, मगर ये कि अमेरिका को कहें हमने नहीं टेस्ट करना, और हम साइन कर देते हैं इंटरनेशनल ट्रीटी कि हम टेस्टिंग नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर इंडिया ने कुछ किया तो फिर हमारा हक बनता है, मगर खुद नहीं करेंगे। तो ये कह के ज़ियाउल हक साहब अभी अपने पाँव जमा ही रहे थे, तो एक नई डेवलपमेंट हो गई, जिसकी वजह से जो अमेरिका जो आपसे दूर होता जा रहा था, अमेरिका फिर पाकिस्तान वापस आ गया। और वो ये थी कि सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान इन्वेड कर लिया और वहाँ अपनी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी 1979 में, 78 में और 79 में जब वो रेजीम जो थी ख़तरे में थी इंटरनली, तो रशिया ने अपनी फ़ौज भेज दी अफ़गानिस्तान और अपनी गवर्नमेंट वहाँ, कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट वहाँ इंस्टॉल कर दी। इधर से अमेरिका पहुँच गया पाकिस्तान और कि इसको नहीं हमने रहने देना अफ़गानिस्तान में, तो आप बताएं क्या कर सकते हैं। तो ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि बहुत कुछ कर सकते हैं हम उनके ख़िलाफ़ जिहाद कर सकते हैं, मगर हमें पैसे चाहिए और हथियार चाहिए।